सारे देश की मीडिया सिर्फ यही कयास लगा रही थी, जो अतीक यहाँ पहुंचा, अतीक की गाड़ी वहां पहुंची, अतीक का काफिला रुका, अतीक का काफिला फिर चला। लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने अतीक के बेटे और उसके सहयोगी को ऊपर पहुंचा दिया। आइए शुरुआत करें इसी खबर से। पूरे देश की मीडिया अतीक के गुजरात से प्रयागराज तक के सफ़र में ऐसे बेचैन थी जैसे कहीं कुछ हो ना जाए। अतीक का काफिला यहाँ पहुँचा, अतीक का काफिला यहाँ रुका, अतीक का काफिला फिर आगे बढ़ा। मतलब हर तरफ मन में यही खौफ था जो कहीं अतीक का एनकाउंटर ना हो जाए, अतीक की गाड़ी ना पलट जाए। और इधर इस सब के बीच गुरुवार को गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक इनके पास से विदेशी हथियार भी मिले हैं। एनकाउंटर झांसी के पारीछा डैम के पास एसटीएफ ने किया। प्रशांत किशोर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि इनपुट थे कि रास्ते में काफिले पर हमला करके अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग की जा रही है। इसे देखते हुए स्पेशल फोर्सेज लगाई गई थी। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक रोने लगा, गला सूखा तो पानी मांगा और सिर पकड़कर बैठ गया। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही असद और गुलाम मोहम्मद फरार था। एसटीएफ 48 दिन से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनका लोकेशन मिलने पर इनको मार गिराया। एनकाउंटर को डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी बिमल ने लीड किया। एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी ने कहा, असद और गुलाम को हमारी टीम ने मार गिराया है। इसके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। इधर अब अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने मार गिराया। इस एनकाउंटर पर जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मौके पर एक सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को अगर देखना हो तो सामान्य नागरिक कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करता है, यह देखना हो तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को योगी जी से सीख लेनी चाहिए। असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने मार गिराया। एनकाउंटर झांसी में एसटीएफ ने किया। दरअसल बिहार में भी अभी क्राइम बहुत बढ़ गया है और गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को इसी बहाने सलाह भी दे दी। बिहार में बैंक लूट अब सामान्य बात हो गई है। शायद ही कोई ऐसा हफ्ता बीतता होगा जिसमें कहीं न कहीं बैंक लूट न होता हो। सारण के सोनपुर में पंजाब नेशनल बैंक में गुरुवार को दिन दहाड़े लूट हुई। इस दौरान 5 बदमाशों ने होमगार्ड के 2 जवानों को गोली मार दी। इसमें से एक जवान की मौत हो गई, उसके सिर में गोली लगी है। दूसरे को सीने पर गोली मारी है, उसे भी गंभीर हालत में पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। लूटी गई रकम फिलहाल 12 लाख बताई जा रही है। हालांकि सारण एसपी गौरव मंगला के मुताबिक लूट की पूरी रकम की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लूट के बाद बैंक के बाहर फायरिंग करते हुए सभी अपराधी भाग गए। घटना डीआरएम ऑफिस के पास के ब्रांच की है। दोपहर करीब 12 बजे बैंक के अंदर बदमाश दाखिल हुए थे। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि रोज़ की तरह बैंक में काम चल रहा है, तभी 5 लड़के बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। थोड़ी देर में सभी अपनी जेब से पिस्टल निकालते हैं। जैसे ही गार्ड एक्टिव होता है, अपराधी सीधे फायर करना शुरू कर देता है। एक गार्ड को सीने में गोली मारता है। गार्ड भी अपनी राइफल उठाकर गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसे गोली लग चुकी थी। इसके बाद वो फर्श पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद बदमाश गार्ड की राइफल उठाकर अंदर चला जाता है। बैंक में मौजूद महिला कर्मचारी ने बताया कि बैंक में रोज की तरह काम चल रहा था। 12:30 बजे के करीब 5 लोग बैंक में घुसे। थोड़ी देर में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हम डर गए थे, लोग चिल्लाने लगे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बिहार की राजनीति के बड़े बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और मुलाकातों का दौर चल रहा है। इसी बीच
अमित शाह से मिलने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह से जीतन राम मांझी ने उनके आवास पर मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में वापसी के अटकलों से जीतन राम मांझी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता। राजनीति में ऐसा कम ही होता है कि जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है। मैंने कसम खा ली है, नीतीश जहां मैं वहां। उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। वो पीएम बने या न बने, लेकिन विपक्षी एकजुटता जरूर हो। इन सब के बीच राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि अगर जीतन राम मांझी का मन अमित शाह से मुलाकात के बाद राजनीतिक रूप से डोलता है तो इससे बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने नीतीश राहुल तेजस्वी की मुहिम को धक्का लगेगा। हालांकि मांझी पहले भी कह चुके हैं कि वे नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। उन्हीं की वजह से वे मुख्यमंत्री बन पाए थे। वैसे राजनीति में पाला बदलने की जीतन राम मांझी का इतिहास दमदार रहा है। जनसुराज पद यात्रा के दौरान वैशाली के हाजीपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने फिर से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोला। इस दौरान मुफ्त अनाज पर भी प्रशांत किशोर ने हमला किया। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि नेता का लड़का 10वीं भी पास नहीं किया है, मुख्यमंत्री बनेगा, और आपका लड़का बीए पास कर लिया है तो भी चपरासी नहीं बनेगा। आखिर आप लोग वोट देते किस आधार पर हैं? आज मैं अपना घर परिवार छोड़कर सुबह से शाम तक पैदल चल रहा हूं। लोगों के सामने हाथ जोड़कर समझा रहा हूं कि जिस गरीबी में आपने अपनी ज़िंदगी बिताई है, क्या वही ज़िंदगी आपके बच्चे बिताएंगे? आप सचेत हो जाएं। संकल्प लीजिए, आप अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट की कीमत नाली गली नहीं है। आपकी वोट की कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपका वोट का कीमत वृद्धावस्था का पेंशन नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, लेकिन नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बेटा का चेहरा देखकर वोट दीजिए। उसके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए, तब न सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरने वाला है। ये बात समझ में आए तो इसको अपनाइए। इसका नाम क्या है? जन सुराज। ये मोदी सुराज नहीं है, ये लालू नीतीश प्रशांत किशोर का सुराज नहीं है। नेताओं के लिए तो सुराज है ये है। नेता का लड़का बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, नेताजी बीमार पड़ेंगे तो विदेश जाकर इलाज कराएंगे। नेता का लड़का 10वां भी नहीं पास किया तब भी वो मुख्यमंत्री बनेगा। आपका लड़का बीए कर लिया है तो भी उसको चपरासी भी नहीं का नौकरी नहीं मिलेगा। तो आपका स्थिति तब सुधरेगा जब आपका राज होगा, जनता का राज होगा। इसीलिए अपना घर परिवार सब छोड़ के सुबह से शाम तक पैदल चल रहे हैं। ये संकल्प लिए हैं कि बिहार के गांव-गांव जाएंगे और यहाँ के लोगों को हाथ जोड़ेंगे, समझाएंगे कि एक बार दल को छोड़िए, नेता को छोड़िए, विचारधारा को छोड़िए, देश और समाज की चिंता भी छोड़िए, एक बार अपने बच्चे की चिंता कीजिए। सुपौल से एक खबर आ रही है जहां 2 महीना पहले मजदूरी करने राजस्थान गए एक मजदूर का शव गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही हर तरफ चीख पुकार मच गई। दरअसल बिहार के सुपौल जिला के जीवजपुर वार्ड नंबर 4 के रहने वाले एक 30 वर्षीय मजदूर की राजस्थान में मौत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है जो एक तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर हो जाने के कारण 11 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें अरुण पासवान भी शामिल था, जिसकी मौत हो गई। कंपनी के सहयोग से सबको मजदूर के गांव भेजा गया। पत्नी मंजू देवी का रो रो कर बुरा हाल था। अरुण पासवान के 3 पुत्र और 1 पुत्री, जिनका नाम चंदन कुमार, कुंदन कुमार, नंदन कुमार और साक्षी कुमारी है, सबका रो रो कर बुरा हाल था। कब आप इलाज को इसमें डाले हुए एम्बुलेंस में? ये हमने कल परसों शाम को 5 बजे। तो परसों शाम को 5 बजे जब डाले गाड़ी में, तो यानी कि आप लोग के यहाँ ऐसा प्रावधान है जो मतलब सबको ऐसे ही लाया जाता है क्या?
हमको बोला वो तो दवा खाने की मैटर है। बोला? वो दवा खाने का जो ठेकेदार का ये नाम बोल रहा है गुल्ला राम, उन्होंने राजस्थान के रहने वाले थे। उन्हीं के साथ इन्होंने लगभग में 4-5 कर्मी, 10 कर्मी, 15 कर्मी के साथ वहाँ पे मजदूरी करते थे। बराबर जाना आना लगा हुआ रहता था। करीब 1 मंथ पहले ये लोग गया था काम करने के लिए, काम ने किया। काम करते वक्त इन लोगों का काम था कि रात में रह के खाना वाना खा के सुबह से काम करना। सुबह जैसे ये लोग, हमको जो जानकारी मिली इन लोगों के माध्यम से, सुबह ये लोग अपना सवेरे उठ के गाड़ी पे लोड हो गया, गाड़ी लेके निकल रहा था। गाड़ी में ही ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर पे कुछ लोग ट्रॉली में बैठा हुआ था, कुछ लोग इंजन पे बैठा हुआ था। ड्राइवर ने क्या किया, हमको जो पता चला कि गाड़ी को साइड में पार्किंग करके वो चले गया था पान उन खाने या चाय पीने, जो भी करने गया होगा। उसके बाद अचानक उधर से एक ट्रक आई, जो ट्रक आमने सामने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। उसमें जो आगे में 3 व्यक्ति बैठा हुआ था, ऑन द स्पॉट वहीं हो गया। बाकी लोग जो ट्रॉली में बैठे हुए थे उन्होंने फेंका गया, जो गंभीर रूप से चोट लगी है, जो अभी हॉस्पिटल में मौजूद है। ठेकेदार का अभी तक पता ये नहीं चल रहा है कि किसका इलाज कहाँ करवा रहा है। अभी ये जो लहास यहाँ पे आया है लेकर के, अभी तक पता ये नहीं था कि कौन लेके आ रहा है, और रास्ते में जो आ रहा था तो किसी से कोई संपर्क भी नहीं था। लहास को बुरी तरह से, और लहास को जो लाया गया है यहाँ पे, जिस अवस्था में लहास को लानी चाहिए वो अवस्था नहीं, लावारिस के तौर पे लहास को लाया गया है। अभी लहास में अभी इतना बदबू कर रहा है कि वहाँ पे लोगों को खड़ा होने में मुश्किल हो रही है। अभी हम लोग को बदबू आ रही थी, हम लोग लहास से करीब 200 मीटर दूर अलग आके खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अजय, उसका एड्रेस बताइए, पूरा लोकेशन सहित बताएंगे, जो कि मतलब किस तरह से और कैसे घटना घटित है। डौसा थाना पड़ता है की पता है उसका कौन सा? नेपाल नहीं, राजस्थान। राजस्थान का ही ठेकेदार है। तो वहाँ आप लोग गए थे कैसे, किसके माध्यम से गए थे? हम लोग वैसे 2-3-4 बार गए थे उधर काम करने के लिए। राजधानी पटना में बुधवार को एक अजीबोगरीब मामला हुआ। दरअसल 13,000 से अधिक घरों की बिजली गुल हो गई। इन उपभोक्ताओं का बैलेंस अचानक माइनस में चला गया, जिससे बिजली कट गई। इनके प्रीपेड खाते में 641 रुपये थे, लेकिन उनका बैलेंस माइनस 10,143 रुपया दिखना शुरू हो गया। इसकी शिकायत बिजली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर और कंपनी मुख्यालय में आने लगी। इसके बाद बिजली कंपनी मुख्यालय की ओर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी EDF को मेल करने के साथ फ़ोन पर तत्काल निगेटिव बैलेंस वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने वाले कमांड को रोकने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं की बिजली निगेटिव बैलेंस होने के कारण कटी थी, उनकी सप्लाई चालू करने का कमांड दिया गया, तब उनके घरों में बिजली आई। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक 13,000 से अधिक उपभोक्ताओं की सप्लाई कमांड से चालू करा दी गई। इनमें ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बैलेंस सही में निगेटिव था। बिजली कंपनी मुख्यालय से सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी आने के बाद EESSL और EDF के इंजीनियर ने जांच शुरू की। देर शाम तक तकनीकी गड़बड़ी दूर हो गई। स्मार्ट मीटरिंग की मॉनिटरिंग करने वाले अमरेश कुमार ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी को दूर कर दिया गया है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र गंगवार के मुताबिक अब तक 12.47 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बिना रजिस्ट्रेशन सरकार इस यात्रा की इजाज़त नहीं देती है। इस चारधाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। यमुनोत्री यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी। गंगोत्री यात्रा भी 22 अप्रैल से शुरू होगी। केदारनाथ यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि बद्रीनाथ यात्रा 27 अप्रैल से शुरू होगी। बीते 8 महीनों के बाद कोरोना के नए केस 10,000 पार कर गए। बीते 24 घंटे में 10,158 मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 45,000 पहुँच चुके हैं। आज आए केस के साथ ही देश में एक्टिव मामले 44,998 हो गए हैं। इससे पहले 10 सितंबर 2022 को 45,365 एक्टिव केस थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक डेली पॉजिटिविटी रेट 4.42 है और वीकली 4.02 पहुंच गया है। इसके अलावा रिकवरी रेट 98.71% है। वहीं मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई है। भारत में कोरोना अब
अंतिम दौर में बताया जा रहा है। अगले 10 से 12 दिन तक अभी और केस बढ़ेंगे, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ ऐसे ही समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। बस सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि खबर बनते ही सीधे आप तक पहुंचे। नमस्कार।